हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर इज लॉन्च्ड बाय। ऑयल एंड गैस सेक्टर में इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इसको लॉन्च किया है, राइट। तो ICICI Prudential Mutual Fund has launched the ICICI Prudential Nifty Oil and Gas ETF Exchange Traded Fund। अब यूजली होता क्या है? यूजली होता है कि एक बार जो रेट होता है वो फिक्स कर दिया जाता है और पूरा दिन सेम वही रेट रहता है। लेकिन अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है? इसमें होता है कि जो हर घंटे या हर आधे घंटे के बाद जो रेट है वो चेंज होता रहता है। तो ये जो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF है, इसमें क्या है, अब जो रेट है वो पूरा दिन चेंज होता रहेगा, पूरे दिन का रेट जो है वो सेम नहीं रहेगा, राइट। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है सेम वैसे ही यहाँ पे होगा। स्टॉक मार्केट में भी तो सारा दिन जो रेट है वो चेंज होता रहता है ना, जब तक मार्केट ओपन है। तो सेम अब यहाँ पे होगा, अब सेम रेट नहीं रहेगा पूरा दिन, अब चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है, हु बिकम्स द 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5th मेंबर कौन सा कंट्री बना है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका 5th मेंबर बना है बांग्लादेश। कौन सी कंट्री बनी है? बांग्लादेश। क्या है ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है जो कि 2011 में शुरू करी गई थी। जब 2011 में ये शुरू हुई थी उस टाइम पे ये ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन थी। ट्राइलेटरल मींस कि 3 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर इस कॉर्पोरेशन को बनाया था। कौन कौन सी 3 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था 2011 के अंदर? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। जितनी भी मैरीटाइम कंट्रीज है, इंडिया के साथ ही श्रीलंका आ जाता है साउथ में, और उसके साथ ही नीचे और साउथ में जाए तो मालदीव्स आ जाता है। तो इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर शुरू किया था मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, राइट। सॉरी, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ये शुरू किया था इन्होंने। उसके बाद 2011 में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद 2020 में मॉरिशस इसको ज्वाइन कर लेता है। पहले 3 कंट्रीज थी, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। 2020 में मॉरिशस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो टोटल कितनी हो गई? 4 कंट्रीज। अब रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, 8th डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की एक मीटिंग हुई थी। कौन सी कंट्री में हुई थी? इसको होस्ट करवाया था मॉरिशस ने, वर्चुअली ये मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग के दौरान जो बांग्लादेश है वो भी इसका मेंबर बन गया, CSC का मेंबर बन गया बांग्लादेश एज द 5th मेंबर। बांग्लादेश कौन सा मेंबर बन गया है? अब इसका 5th मेंबर बन चुका है बांग्लादेश। और इस टाइम पे सेशले कौन है? सेशले जो स्टेट है, कंट्री है सेशले, वो कौन सी बन गई है? ऑब्जर्वर स्टेट बन गई है। जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो कंट्री है, कंट्री को एज अ स्टेट रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेशले क्या बन गया है? इसका ऑब्जर्वर स्टेट। सेशल कहाँ पे है? ये अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है, राइट। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, MRA। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट हुआ है 2 कंट्रीज के बीच में। 2 कंट्रीज के बीच में हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बायलेटरल एग्रीमेंट। तो ये क्या है? ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट है। कौन सी 2 कंट्री के बीच में है? एक तो है इसमें इंडिया और दूसरी कंट्री है ताइवान। किसको लेकर हुआ है ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, MRA एग्रीमेंट? ये हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ है इंडिया एंड ताइवान के बीच में। रिसेंटली एक ट्रेड मीटिंग हुई थी इंडिया एंड ताइवान की। कहाँ पे हुई थी ये मीटिंग? ये न्यू दिल्ली के अंदर ये मीटिंग हुई थी। 9th वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग थी ट्रेड पे।
तो इस मीटिंग के दौरान ये अनाउंसमेंट करी गई है। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम है अपेडा। अपेडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, राइट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। तो इसमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंडिया के हैं वो ताइवान में सेल किए जाएंगे, और जो ताइवान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में सेल करे जाएंगे। और इंडिया के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ताइवान में सेल होंगे तो उनका लोगो क्या रहेगा? इंडिया ऑर्गेनिक। उसका लोगो रहेगा इंडिया ऑर्गेनिक। और जो ताइवान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आकर सेल होंगे उनको क्या बोला जाएगा? उनको लोगो दिया जाएगा ताइवान ऑर्गेनिक। ताइवान ऑर्गेनिक। ताइवान ऑर्गेनिक के लोगो से वो इंडिया में बिकेंगे, ताइवान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, राइट। अपेडा के अकॉर्डिंग जो इंडिया है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, किस टर्म में सेकंड लार्जेस्ट है? इन टर्म्स ऑफ लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब इंडिया के अंदर जिस लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसके लैंड एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया आता है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सेकंड आता है इन टर्म्स ऑफ लैंड, प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया आता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया अगर हम देखें जितने एरिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ग्रो किए जाते हैं उसमें इंडिया का रैंक आता है सेकंड। अब इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया है अंडर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन? तो कौन सी स्टेट है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है जहां पे ऑर्गेनिक खेती जो है वो करी जाती है, राइट। नेक्स्ट है GRSE अक्रेडिटेशन इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। GRSE एक्सेलरेटेड है, GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। नाम क्या है? गेन्स 2024। ये जो स्कीम है GRSE एक्सेलरेशन इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? गेन्स 2024। अब ये जो स्कीम है इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है शिपयार्ड्स में इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए। शिपयार्ड्स में फास्ट ट्रैक इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए यूजिंग AI टेक्नोलॉजी। AI टेक्नोलॉजी यूज करके हम शिपयार्ड्स में फास्ट ट्रैक इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तो मिशन कौन सा है या स्कीम कौन सी है? स्कीम का नाम है GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, गेन्स 2024। गेन्स की फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट वॉन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 इन हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कौन सी स्टेट को दिया गया है? ये जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है ये दिया जाता है जिस स्टेट ने हॉर्टिकल्चर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, उस स्टेट को ये दिया जाता है बेस्ट स्टेट का अवार्ड। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो 2024 का है ये दिया गया है नागालैंड स्टेट को। कौन सी स्टेट को दिया गया है? नागालैंड स्टेट को। किसमें दिया गया है? हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, राइट। तो ये बेस्ट स्टेट बन गई है इन हॉर्टिकल्चर, तो इसीलिए इनको एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये क्यों दिया जाता है? फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में जो स्टेट इनोवेटिव प्रोग्राम्स लेकर आती है, पॉलिसीज लेकर आती है, उस स्टेट को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है हेरा पंचमी रिचुअल इज रिलेटेड टू। हेरा पंचमी, हेरा पंचमी रिचुअल जो है, पंचमी से पता चल रहा है कि कुछ फिफ्थ से रिलेटेड है। तो ये जो रिचुअल है ये रिलेटेड है पूरी रथ यात्रा से। इससे पूरी रथ यात्रा से, अब पूरी रथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, जो चल रही है। तो ये जो पूरी रथ यात्रा का फिफ्थ डे होता है, पूरी रथ यात्रा का जो फिफ्थ डे होता है उसको बोलते हैं हेरा पंचमी। पूरी रथ यात्रा, पंचमी मीन्स फिफ्थ, पंचमी मीन्स फिफ्थ। तो इसका जो फिफ्थ डे होता है वो होता है हेरा पंचमी। तो ये पूरी रथ यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेरा पंचमी जो है। तो ये माना जाता है कि ये जो फिफ्थ डे होता है इस दिन जो गॉडेस लक्ष्मी है, जो गॉडेस लक्ष्मी है वो अपना
एंगर शो करती है, अपना गुस्सा शो करती है लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए। और इसके लिए वो क्या करती है, गुस्सा कैसे शो करती है, गुस्सा शो करने के लिए उनका जो रथ होता है, लॉर्ड जगन्नाथ जी का जो रथ है, उनको वो थोड़ा बहुत तोड़ देती है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डैमेज कर देती है उनके चैरियट को। उनके रथ का नाम क्या है, नंदी घोष। लॉर्ड जगन्नाथ जी का जो चैरियट है उसका नाम क्या है, नंदी घोष। तो जो गॉडेस लक्ष्मी है वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए उनके रथ को थोड़ा सा तोड़ देती है। तो इसीलिए जो फेस्टिवल का 5th डे है उस दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, हेरा पंचमी। ये एक ग्रैंड फेस्टिवल है। तो इसी दिन जो इनके श्रद्धालु होते हैं वो गॉडेस लक्ष्मी जी को गुडिंचा टेम्पल भी लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है, बीएसएफ ऑर्गेनाइजेस ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव इन विच स्टेट। ग्रो विद द ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव। अब ये किसने शुरू करी है, किसने ऑर्गेनाइज करी है, बीएसएफ ने ऑर्गेनाइज करी है। क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन आ जाता है, ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव जो है ये किसने लॉन्च करी है, बीएसएफ ने लॉन्च करी है या ऑर्गेनाइज करवाई है। कौन सी स्टेट में, तो ये है श्रीनगर के अंदर। कौन सी स्टेट में है, श्रीनगर के अंदर है ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव। बीएसएफ ने कौन सी बैंक के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एसबीआई बैंक के साथ मिलकर। बैंक का नाम याद रखना है, कौन सी बैंक के साथ मिलकर किया है, एसबीआई बैंक के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। इसका एम क्या है, इसका मेन एम है ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट करना और साथ ही साथ ट्री प्लांटेशन की इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो इसीलिए ये जो ड्राइव है उसको शुरू किया गया है। नाम क्या है, ग्रो विद द ट्रीज, ये इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके साथ साथ एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना हो गया जिसमें ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करेंगे, ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करेंगे। इसके साथ साथ इसका एक और एम है, वो क्या है, कम्युनिटी एंड टीम वर्क पार्टिसिपेशन को और बढ़ावा देना। कम्युनिटी एंड टीम वर्क पार्टिसिपेशन को और बढ़ावा देने के लिए ये जो ड्राइव है वो शुरू करी गई है। नेक्स्ट है, हु हैड लीड द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कहाँ पे हुई है, ये 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ये हुई है सैंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर। ये हुई है 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, कहाँ पे हुई है, सैंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर। और इंडिया में इसको लीड करने के लिए कौन गए थे, तो इंडिया की तरफ से जो डेलीगेट गए थे इसको लीड करने के लिए वो थे हमारी लोकसभा के स्पीकर। नाम क्या है, ओम बिरला जी, राइट। तो ओम बिरला जी इंडिया की तरफ से इसको लीड करने पहुंचे थे। तो इसका थीम क्या था, इसका थीम था रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स कब शुरू हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में। 2006 में जब ये शुरू हुआ था तो उस टाइम पे 4 कंट्रीज ने मिलकर इसको शुरू किया था। कौन कौन सी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। इन 4 कंट्रीज ने मिलकर 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया और ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक था 2006 में, 10 में बन गया ब्रिक्स। और इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी चारों कंट्रीज की, फर्स्ट समिट जो हुई थी वो हुई थी 2009 के अंदर यकेत्रिनबर्ग में। 2009 में यकेत्रिनबर्ग में इसकी पहली समिट हुई थी और उसके 1 साल बाद साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था और ये ब्रिक्स से क्या बन गया था, ब्रिक्स बन गया था। और फाइनली 1 जनवरी 2024 में, अभी इसी साल, कुछ और कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया। कौन सी थी, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई। तो इन 4 कंट्रीज ने अभी 1 जनवरी 2024 में इसको ज्वाइन किया था, राइट। और ब्रिक्स कंट्रीज जो है इनके अंदर वर्ल्ड का 30% लैंड एरिया आता है और 45% ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। लैंड सरफेस 30% आता है ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर और लैंड एरिया आता है 45% टोटल जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है वो यहीं पे है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो अब कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई।
इसमें से जो सऊदी अरेबिया है ना, इसका नाम किसी जगह पे आ रहा है ब्रिक्स कंट्रीज के एज ए मेंबर, किसी जगह पे नहीं आ रहा। तो ये जो सऊदी अरेबिया कंट्री है ये थोड़ा सा ऐसे डाइसी सा है कि इसका मेंबर है या नहीं है। कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि इसका मेंबर है, कुछ साइट्स पे लिखा है कि इसका मेंबर नहीं है। बाकी की जो कंट्रीज है वो इसकी मेंबर है ब्रिक्स की। नेक्स्ट है वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल कहाँ पे है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामायण टेम्पल तो कौन सी स्टेट में ये बन रहा है? अभी बन रहा है, बना नहीं है। ये बिहार स्टेट में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये बन रहा है। इसकी जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड फेज अब शुरू होएगी और जो थर्ड फेज होएगी वो इसकी फाइनल जो है वो रहेगी, जहाँ पे इसको फाइनल टच दिया जाएगा और उसके बाद ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा टेम्पल है और जो राम मंदिर बना हुआ है ना अयोध्या में, उससे 3 गुना बड़ा टेम्पल है ये जो बन रहा है। तो एरिया इसका है 3.76 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है जिसमें ये टेम्पल बन रहा है। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, पटना से अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर की दूरी पे। और ये जो मंदिर है विराट रामायण टेम्पल, नाम क्या है इसका? विराट रामायण टेम्पल। ये 3 स्टोरी टेम्पल बन रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2025 के एंड तक ये मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पे टोटल खर्चा कितना आएगा? टोटल खर्चा आ रहा अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ का इस पे खर्चा आ जाएगा। राम मंदिर से 3 गुना बड़ा है और इसके अंदर जो शिवलिंग जो है वो लगाया जा रहा है वो कितना होगा? उसकी जो है लेंथ है, हाइट है, वो कितनी रहेगी? 33 फुट टॉल वो रहेगा जो शिवलिंग यहाँ पे लगाया जा रहा है मेन सैंक्टम सैक्टोरम के अंदर, राइट। इसके अलावा एक तो ये मेन सैंक्टम सैक्टोरम होगा, जो मेन एक मंदिर होगा वो, उसमें शिवलिंग जो लगाया जाएगा वो होगा 33 फुट टॉल, राइट, 33 फुट लंबा होगा। और इसके अलावा 22 सैक्टम सैक्टोरम और बनाए जाएंगे टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, जो कि अलग अलग देवी देवता को डेडिकेटेड रहेंगे। अलग अलग देवी देवता के 22 सैक्टम सैक्टोरम जो छोटे छोटे मंदिर है वो भी इसके अंदर बनाए जाएंगे। इसमें टोटल 12 शिखर्स है। ये जो टेम्पल बन रहा है इसमें टोटल 12 शिखर्स है और जो मेन शिखर है उसकी हाइट कितनी है? 270 फीट की हाइट है मेन शिखर की, राइट। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंस्पायर होकर इसको बनाया गया है? एक तो जो कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल है वो, दूसरा है रामेश्वरम तमिलनाडु का टेम्पल है, रामास्वामी टेम्पल और मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई का। तो इन तीनों टेम्पल्स को मिलाकर, इन तीनों टेम्पल्स की जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उस आर्किटेक्चर को देखते हुए, उनसे इंस्पायर होकर, उन तीनों को मिलाकर ये एक टेम्पल बनाया जा रहा है, विराट रामायण टेम्पल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।